नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाय डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ेंगे संविधान सभा। संविधान सभा के बारे में मैंने पहले ही ये कह दिया था, इस टॉपिक के बारे में ऊपर थंबनेल में पढ़ा होगा आपने कि अगर ये टॉपिक आपको याद नहीं होता है तो मैं आपको 1 लाख दूंगा और निश्चित दूंगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि याद हो जाएगा और मैं अपने विश्वास पर खड़ा रहूँगा। इस बात के आधार पर ही मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इस वीडियो को अंत तक देखने की जिम्मेदारी आपकी है। तो भारतीय संविधान सभा की जब हम बात करते हैं तो पहला प्रश्न उठता है कि किस समिति की या किस मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन हुआ। मतलब संविधान सभा का गठन किस संस्तुति, किस कमेटी की संस्तुति के आधार पर हुआ, तो वो कमेटी कौन सी थी? कैबिनेट मिशन। तो पहला प्रश्न हो गया आपका, ठीक है, कि संविधान सभा जो गठित हुई उस संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति से हुआ? तो कैबिनेट मिशन की संस्तुति से हुआ। तो पहला प्रश्न तो कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट बैठेगी तो ये तो कुछ करेगी, तो ये संविधान बनाएगी, तो ये संविधान बनाने का काम पहला हो गया। दूसरा कि कैबिनेट मिशन में थे कौन कौन? तो 3 आदमी थे। एक तो शेर का मतलब हो गया लॉरेंस यानी लॉइन, एक शब्द तो याद रखना कि एक शेर था। अब वो शेर क्या कर रहा था? AB अलेक्जेंडर, वो सभी जेंडरों को अलग अलग कर देता था। मतलब ये कि चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, सारे जेंडर उसके लिए समान हैं। तो AB अलेक्जेंडर, ठीक है, अलग अलग जेंडर वो नहीं देखता था। कौन? लॉरेंस यानी लॉइन जेंडर नहीं देखता था और बिना जेंडर देखे क्या करता था? वो फोड़ देता था, स्टेफोर्ड। तो 3 याद हो गए, लॉरेंस, अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड। ये 3 व्यक्ति किसमें थे? कैबिनेट मिशन में। इन तीनों व्यक्तियों ने संस्तुति की, किसके लिए की? संविधान सभा के गठन के लिए। और फिर उसका गठन करने के लिए कब जो है चुनाव हुए? तो वो कब हुए थे? जुलाई 1946 में। ये बातें आपको इस पैराग्राफ में याद रखनी है, ठीक है। संस्तुति कैबिनेट मिशन से। कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति कौन? लॉरेंस यानी शेर, जेंडर को फोड़ता है तो जेंडर और फोर्ड, 3 नाम हो गए। और कब? जुलाई 1946 में। तो पूरी तरह से याद हो चुका। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि क्या अंग्रेजी पहली बार भारत के संविधान के ऊपर चर्चा करने आए या भारत की संविधान सभा वही बनाना चाहते थे? क्या हमारे तो विचार में नहीं आए कि कभी? तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने हमेशा विचार किया कि संविधान सभा हो। तो इसके लिए पहली चीज़ ये ध्यान रखो कि हमने अपने स्वराज के लिए, किसके लिए? स्वराज के लिए 24 घंटे विचार किया। तो स्वराज पार्टी 1924। और किसके लिए विचार किया? संविधान सभा होगी तो ही तो स्वराज आएगा, इसलिए स्वराज पार्टी 1924 और संविधान सभा का विचार सबसे पहले उसके मन में आया था। पार्टी के रूप में, व्यक्तियों के रूप में, अलग अलग लोगों में आया था। इसमें गांधी जी का भी नाम आता है, तिलक का नाम आता है, कई लोगों के नाम उसमें शामिल हैं। लेकिन आपको जो पूछेगा कि व्यक्ति का कोई फिक्स नहीं, किसी के भी मन में आ जाए और कोई भी कहते कि मेरे मन में आया था, लेकिन राजनीतिक रूप से देखा जाता है इसको। तो इसलिए स्वराज पार्टी आपको याद रखनी है। 1924 की जो स्वराज पार्टी थी उसके मन में सबसे पहले संविधान सभा का विचार आया था। अगली बात आती है कि संविधान सभा की कुल संख्या कितनी रखी गई? तो देखिए, इसमें 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्या? ध्यान से देखिएगा, 292 और फिर 93 और फिर 4, यानी 2, 3, 4। और ये 2 नाम हो गए सेम, 92 वाले 9 और ये हो गया 2, ठीक है। तो अब आसानी से याद रह जाएगा। ये टोटल मिलाकर हो गए 389। कितने हो गए? 389। तो 92, 93, 4 और लास्ट में हो गए 389। 292, 93 और 4, 389। अब ये क्या है? ये तो आंकड़ा हुआ एक, इसको याद करना है कि भाई ये चीज़ है क्या। तो है क्या? तो 292 तो थे ब्रिटिश प्रांत। क्या थे? ब्रिटिश प्रांत। 4 क्या थे? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। क्या थे? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। तो 92 और 4 96, ये तो अंग्रेजों के अंडर में थे, ठीक है। और जो बच गई 93, इसमें क्या थी? 93 थी रियासत। क्या थी? रियासत। और रियासतों की जो हम बात करते हैं तो प्रत्येक रियासत से एक कैंडिडेट संविधान सभा में भेजने की बात हुई थी। तो 93 रियासतों में प्रत्येक रियासत में से एक कैंडिडेट संविधान सभा में आएगा, ये डिसाइड हुआ। अब चुनाव कितने पे हुआ फिर? तो 292 और प्लस वो 4 नीचे वाली, है ना, 92, 93, 4 में से 92 और 4, 292 और 4, यानी टोटल हो गई 296। 296 सीटों पे वोट होना था। अब 296 सीटों पे वोट होने की बात आई तो भाई कितने पर एक चुने?
तो ये डिसाइड हुआ कि 10 लाख पर एक होगा। कितने पर? 10 लाख पर एक कैंडिडेट चुना जाएगा। ये डिसाइड यहाँ हो गया। क्लियर है? तो अब याद हो गया होगा अच्छी तरह से, वापस से देख लो। 292, 93, 4, 389, ये ब्रिटिश प्रांत, ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, इन दोनों को मिलाकर के 296 सीटें हो गई और ये 93 सीटें रियासतों की हो गई। क्लियर है? कोई इश्यू इसमें नहीं है। रियासत एक एक व्यक्ति भेज देगी और 296 के अंदर 10 लाख पर से एक आदमी चुनकर आ जाएगा। हो गया सबको डिसाइड? ठीक है। अब चुनाव होना था। अभी आगे क्या होना था? चुनाव। तो जुलाई 1946 में क्या कराया गया? चुनाव। अब चुनाव का आया रिजल्ट। तो रिजल्ट ये था कि कांग्रेस को, अच्छा चुनाव कितनी सीटों पे होना था ये भी ध्यान रखना है। देखो रियासतें जो थी 93, वो तो अपना अपना एक एक आदमी भेज देगी, इसलिए इनका तो चुनाव कराने की जरूरत नहीं। हर रियासत का राजा अपनी तरफ से एक आदमी भेज देगा। लेकिन इंपॉर्टेंट जो बात थी वो थी 296 की। कितने की? 296 की। अब 296 की जब बात करते हैं तो वहाँ क्या डिफरेंस आता है वो समझना पड़ेगा। 296 में कांग्रेस की 208, मुस्लिम लीग की 73 और 15 क्या थे? अन्य दल थे। ठीक है, 208, 73 और 15। अब इसको कैसे याद रखोगे? देखो सबसे पहले क्या करोगे? 208, तो 208, 8 यानी 68, कांग्रेस के तो 68 हो गए। 73 हो गई मुस्लिम लीग, मतलब मुस्लिम लीग वाले 33 हो गए, 73 हो गए। 73 और 73 एक से शब्द हैं, 73 यानी 73 बन गए। कौन? मुस्लिम लीग वाले बग गए यहाँ से। और 15 क्या हो गई? अन्य सीटें। तो ऐसे करके ये टोटल सीटें कितनी हुई? 296 और 296 सीटें इस प्रकार से रही है। 296 सीटों में से 208 कांग्रेस की, 73 मुस्लिम लीग की और 15 हो गई अन्य। ये सीटें पार्टी के आधार पर। अब पार्टी के आधार के बाद की अगर हम बात करें, क्योंकि पार्टी के आधार पर तो विभाजन हो गया और 208 कांग्रेस की, मुस्लिम लीग की 73 और 15 अन्य सीटें भी हो गई। कोई इश्यू नहीं आया। टोटल कितने में से? 296 में से। ठीक है, हो गई बात। अब एक रियासत और थी हैदराबाद। अब इसकी क्या प्रॉब्लम थी कि जैसे मुस्लिम लीग के पास सीटें कमाई तो ये कहाँ जाना जा रही थी? पाकिस्तान। इसने इन लोगों ने संविधान सभा में डिसाइड रहने का विचार त्याग दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम संविधान सभा में क्यों रुके यार, चलेंगे यहाँ से, तो हमारी तो इज्जत ही नहीं है। तो यहाँ जाने की सोची। तो फिर यहाँ की एक रियासत भी थी मुसलमानों की और वो थी हैदराबाद रियासत। इसने भी कहा कि हम भी पाकिस्तान जाएंगे, तो इसलिए इन्होंने भी संविधान सभा में भाग नहीं लिया। तो 73 तो मुस्लिम लीग वाले और एक हैदराबाद रियासत वाले, ये संविधान सभा में भाग नहीं लिए। मतलब मुस्लिम लीग और हैदराबाद ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। अब उसकी ये बात मैंने बताई दी कि 10 लाख पर एक स्थान आवंटित था। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखनी है। अब प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व था वो 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर? 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या, मुस्लिम, सिख और साधारण की जनसंख्या के आधार पर डिसाइड किया गया था। अब इसमें देखिए तो सबसे पहले 213 तो क्या हो गई? सामान्य। अब इसमें तीनों चीज़ों को समझने का प्रयास करना है एक बार। देखो ये संप्रदाय की बात हुई है। किसकी बात हुई है? संप्रदाय की। संप्रदाय की जब हम बात करते हैं तो 213, ये तो क्या हो गए? 13 यानी 13 मेरा, जो भारत में बच गए वो 13 मेरे साथी, तो वो बच गए उनके तो 13। और जो मुस्लिम थे वो 7 नहीं आए, पाकिस्तान चले गए, इसलिए 7, 9, 7, 9 किसके हो गए? मुस्लिम सीट। और 4 सीट हो गई सिखों की। तो ऐसे करके संप्रदाय के आधार पर जब 296 सीटों का विभाजन करेंगे तो वो होता है इस प्रकार। मतलब इसको डिटेल से अगर अपन ढंग से समझे, 296 का विभाजन आप किस आधार पर करेंगे? 2 आधार पर। पहला पार्टी के आधार पर, तो 208, 73 और ये तो हो गया 296 का कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य। अब रह गई बात संप्रदाय के आधार पर। संप्रदाय के आधार पर बात करें तो 213 तो सामान्य, 79 मुसलमान और 4 क्या हो गए? सिख। अब याद कैसे रहेगा? 7 और 9, 7 नहीं आए वो मुसलमान, 4 हो गए सिख और 13 मेरे साथी, यानी 13 में 13। ठीक है, 213 ये हो गए सामान्य। ऐसे करके 296 सीटों का हम अलग अलग डिवीजन समझ सकते हैं, पार्टी के आधार पर भी और संप्रदाय के आधार पर भी। ये 2 प्रकार से हम डिवीजन समझ सकते हैं। आदमी वही 296 चुने जाने थे, वही 296 चुने गए, लेकिन वहाँ जो बैठे लोग थे ना
वो इस प्रकार से डिवाइड दिखाई दे रहे थे। अब एक बात और थी इसमें, वो थी कि भाई एसटी वाले लोग कितने थे और महिलाएं कितनी थी। ये दो चीज़ें और थी। तो एसटी की संख्या जो थी ना वो तो थी 33 और महिलाओं की जो संख्या थी वो थी 15। ये दो कंसेप्ट और आता हमने, ठीक है। 33 तो क्या थे, एसटी जनजातीय क्षेत्र से कितने लोग थे 33, और 15 क्या थी, महिलाएं। ये दो कंसेप्ट और आपको याद रख लेने हैं इसके साथ साथ। तो इसमें सब कुछ मैंने लिख दिया है, फिर भी देख लो एक बार। 296 में से 213 सामान्य, 79 मुसलमान, 4 सिख थे, अनुसूचित जनजाति के 33 और महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। हो गया। अब आते हैं अपन अगली महत्वपूर्ण चीज़ के ऊपर। अगला महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट क्या है कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। समितियां और अध्यक्ष की जब हम बात करते हैं, एक मिनट, बात करते हैं। अब जो महत्वपूर्ण बात आती है कि भाई संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्षों की, तो देखो सबसे पहली समिति जो थी ना वो थी संचालन समिति। अब संचालन समिति का मतलब क्या है कि भाई संचालित करना, किसको, संविधान सभा को। संचालित कौन करे, अध्यक्ष करे, और अध्यक्ष था उस समय राजेंद्र प्रसाद। ये तो हम सब जानते हैं, अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन हुए, राजेंद्र प्रसाद। पहला प्रश्न याद हो गया। दूसरा, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। देखो संघ जहाँ जाए ना वहाँ बिना कहीं नाम ले देना आप जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। जवाहरलाल जो नेहरू हैं उनका नाम आप ले सकते हैं, किसमें, संघ में, संघ संविधान समिति। और प्रांत जहाँ दिख जाएगा आपको वहाँ प्रांत का पटेल कर देना, सरदार पटेल। तो दोनों नाम याद हुए क्या, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति आपको सबको आती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये बताने की जरूरत नहीं है। अगली बात आती है संघ शक्ति समिति। संघ का मतलब हो गया फिर वापस केंद्र, संघ आ गया ना तो वापस नेहरू आ गया, बिना कहे इसमें वापस क्या जाएगा, नेहरू। फिर आते हैं मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक। और जब अधिकार अल्पसंख्यक की बात करें ना अपन तो फिर वही बात है क्या, पटेल वाली, क्योंकि प्रांतों में तो प्रांत की बात हो रही है ना, प्रांत से अधिकार अल्पसंख्यक के नीचे के लेवल पे काम करते हैं, मतलब प्रांतों के लेवल पर। तो इसलिए अधिकार और अल्पसंख्यक ये दोनों जिसके पास प्रांत है उसी को संभाले जाएंगे, मतलब पटेल को ही संभाले जाएंगे। तो ये हो गया पटेल का वापस, ठीक है। अब हो गई बात किसकी, राष्ट्रध्वज। अब मुझे बताओ जो अध्यक्ष होगा वही राष्ट्रध्वज पर आएगा, इसलिए राष्ट्रध्वज की समिति भी किसको दे दी, ये भी पटेल को ही, सॉरी राजेंद्र प्रसाद को दे दी, क्योंकि राष्ट्रध्वज अध्यक्ष ही बना था और अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। इसलिए राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति किसको दे दी गई, ये दे दी गई राजेंद्र प्रसाद को। तो ये सारे याद हो गए आपको, एक बार फिर से देख लो। देखो संचालन समिति किसकी, राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति पटेल, प्रारूप समिति अंबेडकर। फिर उसके बाद संघ शक्ति समिति नेहरू, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति पटेल, राष्ट्रध्वज संदर्भ समिति ये हो गई राजेंद्र प्रसाद। हो गया। इनके अंदर नीचे लिखा हुआ भी है, मैंने लिख भी दिया इसमें। राजेंद्र प्रसाद ये क्या थे, अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष के रूप में उन्होंने दो काम किए, एक संचालन समिति का काम किया, एक राष्ट्रध्वज का काम किया। नेहरू जी संघ की बात आ जाए तो पटेल, प्रांत की बात अंबेडकर, प्रारूप समिति पटेल, फिर ये नेहरू, ये संघ की बात आई थी, संघ शक्ति समिति। फिर उसके बाद में हम बात करें पटेल की परामर्श समितियों की बात करें तो दो थी, अधिकार और अल्पसंख्यक परामर्श। राजेंद्र प्रसाद में वापस वही राष्ट्रध्वज की बात की थी अपन ने। अब एक प्रश्न इंपॉर्टेंट आता है, वो समझ लो, वो क्या है कि भाई इन जो अधिकार और अल्पसंख्यक की हमने बात की ना उसकी दो उप समितियाँ बनी थी। उप समितियों में पहली उप समिति तो कौन सी होगी, अधिकार वाली, और अधिकारों की तो क्या होती है हमारे ऊपर, कृपा, तो ये तो हो गया कृपलानी। और अल्पसंख्यक समिति जो है, अल्पसंख्यक की उप समिति, उसके अध्यक्ष थे मुखर्जी। तो मुख से क्या बोलना चाहिए हमें, अल्प बोलना चाहिए, ज़्यादा बोलने पर, मुख से ज़्यादा बोलते तो नुकसान होता है, ठीक है ना, ज़्यादा बोलने पर लड़ाई हो जाती है, ज़्यादा नहीं बोलनी चाहिए, अल्प बोलना चाहिए। मुख से कितना बोलना चाहिए, अल्प, ठीक है। तो मुखर्जी अल्पसंख्यक, ये क्या है, उप समितियाँ। और अध्यक्ष कौन थे वैसे मुख्य रूप से इन समितियों के, होते सरदार पटेल, वो कोई इश्यू है नहीं, याद हो गया। अब आगे चलते हैं। अब बात आती है कि जब संविधान सभा की शुरुआत की गई, भाई संविधान सभा काम भी तो करेगी, बना तो लिया आपने, संविधान सभा ही बना ली, इसकी समितियाँ बना ली, काम तो करो।
तो काम करने की जब बात आई तो पहली बार डेट आती है 9 दिसंबर। कौन सी आती है? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की क्या होती है? प्रथम बैठक। कहाँ हुई? नई दिल्ली के कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। और सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा होंगे सभा के, क्योंकि जो है सच बोलने, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था उसमें बताया भी था आपको कि पहली बैठक में सारे आदमी बैठेंगे ही, और क्या है, अब बैठेंगे तो बातचीत करेंगे। अब उसमें कोई बड़ा काम तो होने से ना, शुरुआती इंट्रोडक्शन पार्टी होता है, इंट्रोडक्शन में भी लेकिन अध्यक्ष तो बनाए किसी को, तो एक सच्चे आदमी को बिठा दिया, मतलब सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया। क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। और सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। मुस्लिम लीग ने इस बैठक में शामिल नहीं हुई, मैंने बता ही दिया था। हैदराबाद रियासत भी जो थी वो शामिल नहीं हुई थी। तो ये चले गए, संविधान सभा की मांग करने लग गए तो कि भाई पाकिस्तान की हमारी अपनी संविधान सभा बना करके दो। तो एक बात याद हो गई इस पैराग्राफ में, क्या कि भाई 9 दिसंबर को, कब? 9 दिसंबर 1946, ठीक है, उस दिन दिल्ली के अंदर कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में बैठक होती है। सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष होते हैं, मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं होती है। हैदराबाद मैंने बता ही दिया, हैदराबाद रियासत ऐसी थी जो भाग नहीं ली थी। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, कि 9 के बाद में 10 तारीख की छुट्टी। दिसंबर का महीना था, आखिरी महीना चल रहा था, तो 9 तारीख के बाद में 10 तारीख की, भाई जुलाई में चुनाव हुए थे, जुलाई में चुनाव हुए, तो चुनाव होने के बाद दिसंबर तक तो ये लोग चुनाव होने के बाद में एक दूसरे को जानने में लगे हुए थे, और बैठक ही नहीं बुलाई। जुलाई से लेकर के दिसंबर तक जब बैठक नहीं बुलाई, दिसंबर में बैठक बुलाई थी इसकी, 9 दिसंबर को पहले। ठीक है, और फिर 10 की छुट्टी कर दी इंट्रोडक्शन करा करके, फिर 11 को वापस बुलाया, और 11 को सिर्फ इसलिए बुलाया कि भाई स्थायी अध्यक्ष तो बनाओ, तो राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया। इतना सा काम था। अस्थायी अध्यक्ष 9 तारीख को बनाया था, किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को। अब बात आती है कि क्या 12 की फिर छुट्टी कर ली, और 13 दिसंबर को फिर ये इकट्ठे हुए, और 13 दिसंबर को नेहरू जो था उसने उद्देश्य प्रस्ताव प्रारंभ किया। अब देखो 13 और उद्देश्य, देखो ऊ है ना, ऊ वो 3 से स्टार्ट होता है, 3 की तरह दिखता है ना ऊ, तो उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था? 13 दिसंबर को, ऐसे याद रखना। ठीक है, वापस से देख लो, ये 13 में 3 है, ये रहा, और इस 3 को उठाओ और उद्देश्य लिख दो, बस। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था? 13 दिसंबर को आया था। रख दिया उद्देश्य प्रस्ताव। अब उद्देश्य प्रस्ताव रखने के बाद में उस पर चर्चा वर्चा होकर के एक बाई आई। ठीक है, कब? जनवरी में एक बाई जी थे, और वो जनवरी मतलब दिसंबर से जनवरी चली गई, अगर 1 महीने की तो बात थी, तो अगले महीने में यानी जनवरी 1947 आ गई, लेकिन अभी 1 महीने के चक्कर में। और इसमें एक बाई जी इसको पास करवा करके लेके आई। उद्देश्य प्रस्ताव क्या हो गया? स्वीकृत। तो 2 प्रश्न याद रखना। उद्देश्य प्रस्ताव प्रारंभ कब हुआ? 13 दिसंबर को, मतलब सदन में कब रखा गया? 13 दिसंबर को। पास कब हुआ? 22 जनवरी को। ये दोनों याद रखिए आप। हो गई बात। आ गया संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पास होकर के, और वो तैयार हो गया कब? 22 जनवरी को। तो उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत कब हुआ? 22 जनवरी। अब संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां, अब आप काम आएगी, भाई उद्देश्य तो हो गया तो काम करो, काम करो तो फिर बनानी पड़ती है समिति। क्या बनानी पड़ती है? समितियां बनानी पड़ती है। इसके प्रमुख वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति, अभी ऊपर पढ़ाई थी ना आपको, वो सारी समितियाँ इसमें बना ली गई। तो कोई इश्यू नहीं है, सारी समिति बना के और काम इन्होंने शुरू कर दिया। तो इतने में हमने क्या पढ़ी? 9 तारीख 10 की छुट्टी, 11 तारीख 12 की छुट्टी, 13 तारीख 9, 11, 13, याद रखेंगे 9, 11, 13 दिसंबर का महीना। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर 1946। पहले में सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष, दूसरी में राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष, तीसरे में उद्देश्य प्रस्ताव। हो गया क्लियर? और फिर 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास, और पास होते क्या बनाई? समितियां। और समितियां बनाने की, समितियां कौन कौन सी बनी वो सारी ऊपर याद कर ली थी। अब बात आती है कि 15 सदस्य जो महिलाएं थी वो कौन थी। अब ये याद नहीं करनी है, ये सिर्फ सुननी है। 15 सदस्य तो याद रखना है कि 15 महिलाएं थी। अब ये कुछ नाम है तो ध्यान रखने हैं, ऑप्शन आ जाए बाय द वे क्वेश्चन पूछ रहे तो करना है क्या? अम्मू स्वामीनाथन पहली, मस्करीन, फिर एजाज रसूल, दाक्षायनी वेलायुधन, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता,
कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, ठीक है, और उसके बाद में अमृता कौर, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक, अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़े गौर से पढ़ लोगे तो थोड़ा याद भी जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा, अब बात आती है कि भाई ये प्रारूप बना के लाया, उद्देश्य तय हो गया था, उद्देश्य पास, अलग अलग क्या बनी, कमेटियां बन गई, और जब कमेटियां बनी तो उसमें एक प्रारूप समिति बनी। प्रारूप समिति को कुछ तो चाहिए था कच्चा चिट्ठा, तो कुछ कच्चा चिट्ठा के आधार पर, जो उद्देश्य तय हुए थे उनके आधार पर BN राव बना के लाए। कौन बना के लाए? BN राव द्वारा तैयार किया गया। संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा के द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। मतलब जब वो BN राव लेके आए ना कच्चा चिट्ठा, किसका? प्रारूप का, तब 29 अगस्त 1947 को, भारत आज़ाद होने के 11 दिन बाद की बात है। 15 अगस्त से स्टार्ट होते हैं तो 15 दूनी 30, 11 कहाँ 14 दिन हुई है, तो 14 दिन बाद में क्या किया, ये प्रारूप समिति बनी थी आज़ादी के 14 दिन बाद। और क्या लेकर आए थे और किस विषय के ऊपर बनाई? BN राव जो प्रारूप लेके आए थे ना, उस प्रारूप के ऊपर काम करने के लिए 29 अगस्त को आज़ादी के 14 दिन बाद क्या बनाई गई? प्रारूप समिति बनाई गई। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये बात आपको याद है। तो 3 बातें याद हुई यहाँ, क्या कि भाई 22 जनवरी को जब उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया था, उसके बाद उस उद्देश्य के अकॉर्डिंग BN राव ने एक कच्चा प्रारूप बनाया। वो प्रारूप ला करके जब संविधान सभा में दिया ना, तो संविधान सभा ने 29 अगस्त आज़ादी के 14 दिन बाद प्रारूप समिति बना करके उसे संभाला दिया कि अब इस पे काम करो। और उसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। किसके? उस प्रारूप समिति के। अब मैं जो इस विषय की बात कर रहा हूँ वो थे कि इसके सदस्य कौन थे, किसके? इस प्रारूप समिति के सदस्यों की बात करें तो संख्या कितनी थी? 7। बड़े आसानी से याद हो जाएंगे, ध्यान से सुनना। तो इन 7 सदस्यों की जब हम बात करते हैं ना, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या कि इनमें सब में कृष्ण कृष्ण का नाम आएगा। देखो अंबेडकर जी का तो नाम सबको याद है ही, अध्यक्ष थे। अब सब में देखना, गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव, माधव कहाँ गए? ये रहे, गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव, 4 नाम याद हो गए। और उसके बाद में कृष्णामाचारी, ठीक है ना, ये नाम आपको याद रखना, सब कृष्ण के नाम पे है। देखो गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव, रखेंगे याद, गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव। और फिर उसके बाद उनका आचार्य, एक कृष्ण का आचार्य कृष्णामाचारी। ये सारे नाम याद रखने हैं। अब देखो कैसे, अब आप कहोगे सर इसमें से कैसे है? देखो माधवराव जो ना, वो BL मित्र के स्थान पर बने थे, तो BL मित्र की मृत्यु हो गई, कौन बन गया? माधवराव। और DP खेतान की मृत्यु के बाद कौन बने? TT कृष्णामाचारी। मतलब बाद में बनने वाला भी कौन? कृष्ण। तो माधव और कृष्ण, 2 तो ये हो गए, और बाकी मैंने बताई गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव और उनके आचार्य कृष्णाम आचार्य हो गए। अब आचार्य ने क्या किया कि कृष्ण को क्या बनाया? सादुल्ला। क्या बनाया? दूल्हा, सादुल्ला। ठीक है, तो अब याद हो गए होंगे सारे। देखो सबसे पहले नंबर 1 अंबेडकर, फिर गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव, कृष्णाम आचार्य, कृष्ण के आचार्य हो गए सारे। और एक रह गए सादुल्ला, और कृष्ण भगवान क्या बने? दूल्हा बने। तो ये सारा याद हो गया। थी आपकी प्रारूप समिति हो गई। अब प्रारूप समिति के बाद हम देखते हैं, अध्यक्ष सही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कोई इशू नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जब पाकिस्तान बटा, यहाँ तक का तो सब सही था, संविधान सभा बना भी ली, उसके अंदर 9, 11, 13 को काम करके फिर 22 जनवरी को प्रारूप बनू करके फिर 29 अगस्त को आप जो है प्रारूप समिति बनाएंगे और उसको दे देंगे। सारे काम कर दिया आपने, और संविधान का काम स्टार्ट हो गया तेज गति से, और प्रारूप समिति अपना काम कर रही है। लेकिन उधर ही गड़बड़ हो गई। 3 जून को 1947 को, 3 जून 1947 को क्या हो गया था? देश योजना के अनुसार, मतलब माउंटबेटन योजना थी, उसके अनुसार देश का बंटवारा हो गया, और उससे भारतीय संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 324 ही रह गई। जो 389 लोग थे ना, कितने थे? 389, उनकी जगह 324 ही रह गए।
और जो वो संख्या थी कौन सी, 292, 93, 4, तो मतलब 4 को अगर मैं उसमें जोड़ दूं तो हो गई 296 और 93। तो जो 93 थे उनकी जगह तो हो गई 89 और 96 की जगह हो गए 235। इतने ही बचे, 89 और 235 रह जाएंगे याद, 89 और 235। तो कुल मिलाकर के देश बट गया, रियासतें भी निर्णय के लिए तैयार हो गई, न गई, 89 यानी न गई, नीचे झुक गई, थोड़ी कमजोर तो हुई थी। और 3 और 2 5 हो गई, फिर 2 और 3 5, ऐसे आप इसको याद रखोगे, 235 और 89 रह जाएगी याद, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार जब निर्वाचन होता तब तो आता बंगाल से, और जब देश का बंटवारा हो गया उसके बाद हुआ बम्बई से। ठीक है, ये एक फैक्ट के रूप में आप याद रखेंगे। बंगाल से पहले वो थे सांसद के रूप में, या कह सकते हैं संविधान सभा के सदस्य के रूप में, लेकिन जब बंगाल चला गया कहाँ, पाकिस्तान में, अब अंबेडकर पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चुनाव कहाँ से लड़ लिया, फिर बम्बई से। तो इसमें भी कोई इश्यू नहीं है, आपके क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है कैबिनेट मिशन के द्वारा जो 1945 के अंदर एक अंतरिम मंत्रिमंडल गठित करने की चर्चा की गई, और ये 2 सितंबर 1946 को जो स्थिति थी उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मतलब सीधा सा समझो कि कैबिनेट मिशन ने कहा कि भाई देखो देश तो चलाना है, और देश चलाना है तो आपकी जो संविधान सभा में जो लोग बैठे हैं ना, उनमें से ही देश चलाएंगे। तो इसलिए क्या बनाओ, एक अंतरिम मंत्रिमंडल बनाओ, जब तक कि नया मंत्रिमंडल निर्वाचित रूप से होकर के फिर वो सिस्टमेटिक आए, उससे पहले एक मंत्रिमंडल तुम्हारे को बनाना पड़ेगा। तो जो संविधान सभा लोगों ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं बना लेते हैं। तो ये जो मंत्रिमंडल बना उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही, जवाहरलाल नेहरू की। उन्हें कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया, विदेश मामले दिए गए, और राष्ट्रमंडल का मामला भी उनको ही दिया गया। मतलब विदेश के और कार्यकारी के जो महत्वपूर्ण मामले थे वो सारे इनको ही दे दिए गए। दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे सरदार पटेल, उनको गृह विभाग और सूचना प्रसारण, गृह विभाग जो पूरा था, गृह मंत्री के रूप में कौन थे, सरदार पटेल। आपने खूब पढ़ा भी होगा, सरदार पटेल गृह मंत्री के रूप में रहे हैं। अब ये मैं जो बता रहा हूँ ना, ये अंतरिम मंत्रिमंडल है। फिर अब जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और कल जो अपन मतलब संविधान के अंदर आगे की चर्चा करेंगे, तब हम पढ़ेंगे कि संविधान भारत के आज़ाद होने के बाद जो मंत्रिमंडल बना उसकी स्थिति क्या थी, वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट था। जो पोस्टें लगती उनके ऊपर कल चर्चा करेंगे, लेकिन आज वाली पोस्ट जब ढंग से याद होगी तब भी वो कल वाले हिस्से से याद रह पाएगी। इसलिए पहली चीज़ ध्यान रखना कि नेहरू विदेश मामले और राष्ट्रमंडल को और कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। वल्लभ भाई पटेल जो थे वो गृह विभाग आप सबको मालूम है, पटेल को गृह मंत्रालय दिया गया था। फिर इसके बाद में आता है बलदेव सिंह। बलदेव सिंह मतलब बल, और बल जिसके पास होता है वही क्या कर पाता है, रक्षा कर पाता है। इसलिए रक्षा मंत्री का बार किसके ऊपर था, बलदेव सिंह के पास। इसके बाद में बात आती है जॉन मथाई। अब जॉन मथाई जो थे, अब माथा चाहिए, दिमाग चाहिए, किसके लिए, उद्योग और आपूर्ति के लिए। तो उद्योग और आपूर्ति जॉन मथाई, ये भी याद हो जाएगा। फिर उसके बाद में बात आती है कि सी राजगोपालाचारी। अब गोपालाचारी जो है इसमें शब्द आएगा आचार्य, आचार्य लास्ट शब्द आएगा गोपालाचारी, तो आचार्य मतलब आचार्य। आचार्य जो थे वो क्या देंगे, शिक्षा। इसलिए राजगोपालाचारी किस विभाग के थे, शिक्षा विभाग के मंत्री थे। फिर उसके बाद में बात आती है C.H. भाभा। तो भाभा यानी बाबा, गांव का जो बड़ा आदमी होता है बाबा होता है, उसकी बात है। अब बाबा को क्या दे दिया, बाबा को दे दिया कार्य, बड़े कार्य, जो बड़े काम संभालने वाला काम इसको दिया, जैसे कि खान और बंदरगाह। तो खान और बंदरगाह कार्य, ये सारे बड़े काम किसको दे दिए, बाबा को दे दिए। तो C.H. भाभा कार्य, खान और बंदरगाह, राजगोपालाचारी शिक्षा। ठीक है, एक बार इसको सिस्टमेटिक देखने का प्रयास करना, यहीं देखो एक बार सीधा बिना उनके। ठीक है, अब बताने का प्रयास करना। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, विदेश और राष्ट्रमंडल देश इनके अंडर में थे जवाहरलाल नेहरू के। सरदार पटेल के गृह विभाग और सूचना प्रसारण विभाग था। बलदेव सिंह रक्षा विभाग, जॉन मथाई उद्योग और आपूर्ति विभाग, सी राजगोपालाचारी जो है वो आचार्य थे मतलब शिक्षा विभाग, और C.H. भाभा को कार्य, खान और ऊर्जा विभाग दे दिया गया। ठीक है, तो बंदरगाह का
जो है वो विभाग दे दिया गया। तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। मतलब ये क्या था, भारत का अंतरिम मंत्रिमंडल था, संविधान सभा के जो लोग थे जिन्होंने देश चलाने के लिए मंत्रिमंडल बनाया, वो ये मंत्रिमंडल था। अब हम बात करें कि भाई देश विभाजन के बाद संविधान सभा का जब पुनर्गठन हुआ, जो कि 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था, और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी करी थी, 299, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या कितनी थी, 229, और देशी रियासतों की संख्या कितनी थी, 70। अब इसको याद करेंगे अपन, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात क्या कहना चाहता है, 31 अक्टूबर 1947, दो सन है इसमें, एक तो 31 अक्टूबर 1947 की। अब ये जो है इसमें तो क्या था, तो इसमें सबसे पहली बात ध्यान के रखनी है कि देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था। इस दिन तो क्या हुआ था, पुनर्गठन। क्या हुआ, पुनर्गठन। ठीक है जी, ये बात तो क्लियर हो गई कि पुनर्गठन हुआ, हो गया। दूसरी बात, फिर 31 दिसंबर 1947 विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या। अब इसके आधार पर, अक्टूबर वाले पुनर्गठन के आधार पर 31 दिसंबर को जो पुनर्गठन हुआ उसके अकॉर्डिंग 31 दिसंबर वही 1947, ठीक है, उस दिन संख्या कितनी थी संविधान सभा की, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ। तो ये संख्या थी 299। कितनी थी, 299। ठीक है, टोटल संविधान सभा की टोटल संख्या 299 थी। और इसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या, अब 299 में से प्रांतीय सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो प्रांतीय सदस्यों की संख्या थी 229। तो 299 जिसके अंदर से, ये तो टोटल हुई ना, तो अपन वो देख लेते हैं, प्रांत और जो रियासत थी उनकी। तो प्रांत की 229 और रियासत की हो गई 70। तो टोटल कितनी हो गई, 299। ठीक है, 7 और 2 9 9, 299 हो गई ना। तो ये जो 299 सीट थी ना, ये कब थी, 31 दिसंबर को। कब थी, 31 दिसंबर 1947 को ये संख्या थी। तो याद हो गया, 229 प्रांतों की, 70 रियासतों की, टोटल संख्या 299। कब थी, 31 दिसंबर 1947 को। जाएगा याद, 29 और 70 याद रखना, इसमें कोई ज़्यादा तकलीफ आएगी नहीं। और फिर भी अगर याद रखने में कोई समस्या है तो ऐसे याद रखना कि दिसंबर में 31 दिसंबर के अंदर जो है वो भारत की संविधान सभा 99 के चक्कर में फंस गई। तो 299, फिर 299 उनको उठाया और 2 को उठाकर क्या करेंगे, 299 से 2 और फिर 2, ये लास्ट वाले दोनों है ना, ये तो उठा करके ऐसे लिख देंगे और उसके आगे क्या लिख देंगे, 2। तो 229 हो जाएंगे और बाकी बच गए 70। ये रियासतें हो गई। थोड़ा बहुत जोड़ जांट के करना पड़ेगा इसको याद। अब बढ़ते, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो 1 लाख दूंगा, इसमें क्या है। ठीक है, ये तो बताया आपको। आगे बढ़ते हैं। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। अब बात आती है प्रारूप समिति, जो आपको बताई थी, प्रारूप समिति का निर्माण किया गया था और उसके बाद उसने काम अपना शुरू कर दिया था। वो सारा काम करा करके जब वापस आई प्रारूप समिति, तब वो किस तारीख को आई थी, 21 फरवरी 1948। 21 फरवरी 1948 को जब संविधान सभा के अंदर ला करके प्रारूप समिति ने सारी चर्चा करा करके, भाई सारी चर्चा कर ली, सारा काम कर लिया प्रारूप समिति ने, सब करके लाकर कहाँ रखा, संविधान सभा। कब रखा, 21 फरवरी 1948 को रखा। तो संविधान सभा के अंदर लाकर के रिपोर्ट पेश कर दी। अब बात आती है कि जब वो लोग 21 फरवरी को, मतलब सर्दियों के दिन थे, और 1948 की बात थी, आज़ादी के अगले साल की बात थी, और सर्दियों का दिन था। उस समय क्या हुआ, प्रारूप रखा, हाँ, संविधान सभा में प्रारूप दिया। अब एक बात बताओ, जब प्रारूप रखेंगे तो उस पर चर्चा होगी, तो उसके लिए 3 वाचन हुए। कितने वाचन हुए, 3 वाचन। अब इनको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अंदर प्रारूप समिति ने प्रारूप रखा और उसके बाद वाचन हुआ। अब वो वाचन की स्थिति क्या है, एक एक याद रखना। देखो, एक बेसिक बात माइंड में ध्यान रखो कि हम 1948 में आ गए और सर्दियों में प्रारूप समिति ने ला करके और प्रारूप तैयार करके संविधान सभा में रखा है, सर्दियों में, मतलब फरवरी में। अब आओ सीधे, अब एक बताओ, एक दिन में तो कोई विचार होगा नहीं। जब फरवरी में रखोगे तो फरवरी से विचार करते 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 नवंबर तक तो सारे के सारे सदस्य पढ़ेंगे कि नहीं, संविधान को पढ़ेंगे सब।
21 फरवरी से लेकर के और हम आ गए कहाँ पर, नवंबर में। नवंबर तक ये लोग पढ़ते रहे इसको। पढ़ने के बाद में इस पे वाचन शुरू किया नवंबर में। तो 4 से 9 नवंबर को तो पहला वाचन हुआ। प्रथम वाचन कब हुआ, 4 से 9 नवंबर। मतलब उसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन, कि भाई इसके अंदर इस मतलब जो प्रारूप रखा गया है, जो प्रारूप समिति प्रारूप बना के लाई है, इसमें क्या क्या है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, वो तो बाद की बात है। उसको सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट, क्योंकि ये चीज़ है, बस इतनी सी बातें करनी थी। तो इसलिए कितने दिन चाहिए, 5 दिन, इसलिए 4 से लेकर के 9, बस छोटा मोटा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब उसके बाद दूसरा वाचन होगा, ये बड़ा होगा। अब इसमें पूरे के पूरे प्रारूप पर चर्चा होगी और डिटेल से चर्चा होगी, और इसमें पूरे संविधान पे चर्चा हो जाएगी। संविधान बनाने वाले थे ना, वो सारा वाद विवाद है, कोई उस पर जो भी डिबेट होनी है, लड़ाई दंगा कुछ भी होगा करके, जो भी होना है वो सब दूसरे वाचन में होगा। किसमें होगा, दूसरे वाचन में। अब दूसरा वाचन कब से स्टार्ट होगा, ये 6 दिन की छुट्टी के बाद होगा। तो देखो 4 नवंबर से 9 नवंबर पहला वाचन हुआ, फिर 9 के बाद में 6 दिन छोड़ेंगे तो आएगा 15 नवंबर। ठीक है, 15 नवंबर से वाचन शुरू होता है और पूरे पूरे लगभग 11 महीने चलता है ये। तो नवंबर से अगले साल अक्टूबर आएगा, 17 अक्टूबर, मतलब लास्ट खतरे के निशान पे आकर के अटक गया। 17 यानी खतरा और अक्टूबर यानी अटक गया। ठीक है, तो 17 खतरे के निशान पे आके अटक गया, पूरी चल करके 11 महीने लगभग होने के बाद, और 1949 होगी। फिर अगले साल होगी तो 49 होगी, 48 में तो शुरू हो ही रहेंगे अपन। तो 15 नवंबर से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरा वाचन चला। अब बात आती है तीसरे वाचन की। किसकी, तीसरे वाचन। तीसरा वाचन कब चलेगा फिर, तो अब ये जो 17 अक्टूबर तक जो दूसरा वाचन चला तो काफ़ी लंबा चल गया था, तो लगभग इनको 1 महीने की छुट्टी चाहिए थी, आराम चाहिए था थोड़ा। तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई देखो 15 नवंबर से दूसरा वाचन शुरू किया था, इसलिए अब तीसरा वाचन 14 नवंबर से शुरू करेंगे अपन, एक दिन पहले से शुरू कर देंगे। ठीक है, तो 14 नवंबर 1949 को तीसरा वाचन शुरू हुआ और ये चला 26 नवंबर 1949, जिस दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। वो 26 नवंबर 1949 है ना, वहाँ तक ये चला था। ठीक है, और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित भी कर दिया गया। कब, 26 नवंबर 1949। भाई स्वीकार कर लिया कि 26 नवंबर 1949 को। ठीक, और जिस दिन मतलब संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित किया गया था, उस दिन सदस्य संख्या कितनी थी, 284। अब क्या है, याद करने के लिए बच्चों के लिए सुविधाजनक रूप में देख लेते हैं कि भाई 2 और ये हो गए 4, 84, 284। तो आखिरी दिन जब संविधान सभा जो है वो बैठी थी, 26 नवंबर को जब बैठी थी और संविधान को अंगीकृत कर रही थी, उस दिन 284 सदस्य संविधान सभा में उपस्थित थे। तो 84 चोर के हिसाब से याद रख लेना। ठीक है, तो अब तक हमने इसमें क्या पढ़ा, वो तो आसान सी बात पढ़ी। क्या पढ़ी कि भाई देखो 21 फरवरी को तो ये लोग आए, कौन, प्रारूप समिति आई, और प्रारूप समिति ने तारीख को, प्रारूप समिति की मैं बात कर रहा हूँ, इसने 21 फरवरी को, कब, 21 फरवरी को आकर के सदन के अंदर बात रख दी। अब ये लोग 21 फरवरी से लेकर के कब तक, नवंबर तक, नवंबर 1900 और कौन सी की बात करें अपन, 48, नवंबर 1948 को पढ़ते रहे। ठीक है, फरवरी से लेकर के 48 तक। अब इसके बाद वाचन शुरू हुआ, तो वाचन शुरू हुआ तो पहला वाचन 4 से 9 नवंबर 1948, 5 दिन की चर्चा की। फिर उसके बाद 15 नवंबर, फिर 14 नवंबर, ये ध्यान रखना। ठीक है, 15 नवंबर को दूसरा वाचन शुरू हुआ था, 14 नवंबर को तीसरा वाचन शुरू हुआ था। ये 48 है और ये 49 है, बस। और इधर मैंने बताया था, पहला जो दूसरा वाचन था वो 17 अक्टूबर को अटक गया था, और लास्ट वाले को ऊपर सब जानते हैं, 29 नवंबर 1949। ठीक है, तो आसानी से आ जाएगा। अब चलते हैं अपन आगे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो है वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये तो 5वीं क्लास में पढ़ लिया था तुमने, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक चला हुआ था ये। ठीक है, और इसमें 114 दिन बहस हुई थी, ये जरूर ध्यान रख लेना। कुल कितने दिन बहस हुई थी, 114 दिन बहस हुई थी, किस पे, संविधान के ऊपर। अगली बात आती है कि संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा पारित कर दिया गया, मतलब इसे अंगीकृत अधिनियमित कर लिया गया। ठीक है, कब, 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया या अंगीकृत अधिनियमित कर लिया गया, बात एक है।
अब जो बात आती है वो है कि तब इसमें कुल कितने 22, इसमें कुल 22 भाग थे, आज फिर 22 भाग आज भी हैं। फिर उसके बाद 395 अनुच्छेद वो भी आज ही हैं, और 8 अनुसूचियों की जगह बदल गई और वो कितने हो गए 12। ठीक है, बस इतनी सी ध्यान रखनी है। 22 भाग जो पहले थे अभी भी हैं, 395 अनुच्छेद जो पहले थे हमेशा ही रहेंगे, आज भी और भविष्य में भी 395 रहने हैं। हाँ, कई जगह आपने पढ़ा होगा 444 और 448, ये क ख ग होते हैं, क ख ग ABCD जो लगाए होते हैं ना आर्टिकल्स में, वो होते हैं। बाकी 395 ही थे, 395 हैं, 395 ही रहेंगे, मूल अनुच्छेद 395 ही है। ये जो रूप बदल गई क्या, अनुसूचियाँ, ये 8 की जगह कितनी हो गई 12 अनुसूची हो गई, और बाकी कोई अंतर नहीं हुआ। 26 नवंबर को जो था वो का वही आज है, 26 नवंबर 1949 को जो था वो आज 2025 में भी यथावत है, बस अनुसूचियाँ बढ़ी हैं, ये ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते हैं। संविधान में कुल अनुच्छेद में से 15 कितने 15 अनुच्छेद, 5, 6, 7, 8, 9, एक तो 4 ये तो यहाँ तक तो याद रखना, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया। 15 आर्टिकल क्या थे, देखो पहले समझो कि ये वो 15 आर्टिकल थे जो 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन संविधान को हमने लागू की स्वीकार किया, अंगीकृत करने में समर्पित किया, यानी संविधान को हमने तैयार कर लिया, पूरी तरह से पारित कर लिया, उस दिन हमें 15 आर्टिकल लागू करने पड़े थे देश के। और तभी मैं कहता हूँ, कई बार मैं बच्चों से बात करता हूँ कि क्या ज़रूरत थी कि 26 जनवरी को सिर्फ एक कांग्रेस का एक अधिवेशन यादगार बनाए रखने के लिए क्यों कि 26 जनवरी 1950 को जो है अपन ने एक गणतंत्र दिवस मनाया। बाकी तो सारे काम तो संविधान में तो 15 आर्टिकल पहले दिन लागू कर दिए थे आपने, तो फिर बाद में लागू करने का क्या मतलब है, उस दिन ही करते थे, सारा काम तैयार था ही, मसाला पूरा, इसमें कुछ नया था नहीं, वो का वही लागू करना था। लेकिन सिर्फ एक राजनीतिक विचारधारा के दृष्टिकोण से कि भाई कांग्रेस का वो यादगार दिन बना रहे, केवल इसलिए जो है ये चीज़ रख दी गई। कोई नहीं, वो चलता है, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। बाकी ये है कि भाई संविधान तो देखा जाए तो 26 नवंबर को ही लागू हो गया था, क्योंकि इसके 15 आर्टिकल 26 नवंबर को लागू हो गए थे। हालांकि प्रश्न के रूप में हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, लेकिन हकीकत ये है कि 15 आर्टिकल कब लागू हो चुके थे, 26 नवंबर को 15 आर्टिकल लागू हो गए थे। अब 15 आर्टिकल याद करने अपने को। पहला मैंने क्या बताया, 5 से 9 हो जाएंगे याद, फिर एक याद रखना बीच में 60, ठीक है। फिर सीधे 300 वाला लाइन देख लेना, 324, 366, 367, 379, 80, 88, 91, 92, 93, तो आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से लेकर के 9 तक तो एक याद रखना, 60 को अलग से याद रखना, 60 हो गया। 324 वाले लाइन में फिर सीधे 60 में जाओ, 60 वाले लाइन में जाओगे तो 66 और 67, फिर 80 वाले में जाओ, 79, 80 हो गए, अगले लाइन में हो गया 66, 67 से जस्ट अगले लाइन कौन सी हो गई, 79, 80 वाली। फिर उसके बाद में एक हो गया, उससे अगले लाइन में 88, फिर उससे नेक्स्ट अगले लाइन में 91, 92, 93, तो सारे 300 वाले हैं, कोई ज़्यादा बड़ी लंबा छोड़ा काम नहीं, याद रह जाएगा। अब इसके बाद में देखो 26 नवंबर 1949 को इन सबको क्या कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया, मतलब लागू कर दिया गया। ये 15 आर्टिकल उस दिन लागू हो गए, जबकि शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे। बाकी कब लागू हुई जो संविधान, 26 जनवरी 1950 को, हो जाएगा याद, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए 26 संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी से 2 दिन पहले अंतिम बैठक हुई थी। और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति भी चुन लिया गया। उसी दिन भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, कब, 26 जनवरी से 2 दिन पहले, जबकि अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 ईस्वी से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम करती रही। सीधी सी बात है कि भाई जिस दिन 26 जनवरी को देश के अंदर संविधान लागू हो गया तो फिर संसद तो चाहिएगी, तो संसद कहाँ से लाएं, अब एकदम से तो कहाँ बनेगी, तो इसके लिए व्यवस्था कर दी कि भाई जो संसद आज की तारीख में है भारत में, यानी संविधान सभा जो है वही संसद के रूप में काम कर लेगी। ये बात तय हुई। और कब तक करेगी, 1952 में जब चुनाव होंगे ना
उससे पहले तक यही चलेगी। संविधान सभा ही क्या होगी? संसद होगी। संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्यों की हम बात करें तो इसमें मई 1949 के अंदर, एक तो मई 1949 में तो क्या तय हुआ कि भाई भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य रहेगा। भाई ये बात तो हुई 1949 में, मई के महीने में हुई कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य रहेगा। और राष्ट्रमंडल के मामले कौन संभालता था? नेहरू जी। तो उन्होंने कहा कि भाई भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य रहेगा, हम राष्ट्रमंडल की सदस्यता नहीं त्याग की। दूसरा, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया। दूसरा काम क्या किया गया? राष्ट्रध्वज को अपनाने का। ठीक है ना। पहला तो क्या किया? मई 1949 में तो राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन, राष्ट्रमंडल में हम रहेंगे, ये बात तो हुई। दूसरी, 22 जुलाई को, ठीक है, राष्ट्रध्वज अपनाया गया। देखो 22 जुलाई 1947 की बात कराइए। अब जुलाई बाद अगस्त आना था, तो 15 अगस्त को जब भारत आज़ाद करोगे तो राष्ट्रध्वज तो चाहिए करना। तो उससे पहले पहले जुलाई में 22 जुलाई 1947 को क्या कर लिया? राष्ट्रध्वज अपना लिया। अब आखिरी चीज़ थी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। तो देखो ये अलग अलग फैक्ट आते हैं। कई जगह कहते हैं कि भैया 24 जनवरी को ही जो है राष्ट्रगान को भी अपना लिया गया और राष्ट्रगीत को भी अपना लिया गया। कई कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत बाद में अपनाया और राष्ट्रगान पहले अपना लिया गया। बाकी देखा जाए तो 24 जनवरी को दोनों आ गए थे। बस इतना सा था कि राष्ट्रगीत जो गाया गया था ना, वो 26 जनवरी 1950 को गाया गया था। इसलिए ये दोनों फैक्ट अलग अलग हैं। कई बुक्स में आपको ये देखने को मिलेगा कि 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों अपना लिए गए थे। और कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी यही सही मान लिया जाता है। 24 जनवरी 1950 को ही दोनों काम हो गए थे जब अंतिम बैठक हुई थी ना। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी, उसके बाद बैठक ही नहीं हुई तो फिर कहाँ अपनाएंगे। तो इसलिए इस आधार पर इसे ही सही मान लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई 24 जनवरी 1950 के आधार पर। फिर आती है 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की गई थी। कब? 26 जुलाई 1947। 22 जुलाई को क्या किया था? राष्ट्रध्वज अपनाया था। फिर 22 से लेकर के फिर आगे 26 जुलाई आ गई। उस समय पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना हुई थी। भारत ने जब झंडा अपना लिया 22 जनवरी को, तो फिर देखा कि अब तो क्या मतलब है, अब तो सारा सिस्टम में लगो गया। इसलिए पाकिस्तान की संविधान सभा भी बन गई। कब? 26 जुलाई को हो गया। इस प्रकार से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। और ये थी अपनी संविधान सभा। कंप्लीट संविधान सभा मैंने याद करा दी है, इसके बारे कुछ नहीं है। ये सारा लगभग जितना हो सका मैंने याद कराने का पूरा प्रयास किया है। और फिर भी अगर किसी को याद नहीं हुआ तो मैं 1 लाख दूंगा, ये बात मैंने कही थी। देखो 1 लाख का मतलब यही है कि इसको याद नहीं हुआ तो उससे कमेंट के अंदर मैं लिख दूंगा कि 1 लाख आपको दिए। अब 1 लाख क्या दिए ये तो कहा ही नहीं था ना कि 1 लाख रुपए देने हैं, 1 लाख रुपए और कुछ 1 लाख और कोई चीज़ देनी है। 1 लाख देने हैं तो मैं 1 लाख लिख दूंगा कमेंट में, 1 लाख दिए, खत्म बात। देखो सीधी सी बात ये थी कि ये कमेंट में इसलिए लिखना पड़ता है आप सबके लिए कि आप पढ़ना नहीं चाहते। बड़ी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों के साथ, इतना आ रहा है कि पढ़ना तो है नहीं, रील देख लो और कुछ काम हो तो वो कर लो, पढ़ाई नहीं करेंगे चाहे कितनी मेहनत करा दो आपको। और इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि देखो ये मैंने कह दिया इसलिए करना पड़ रहा है। नहीं, मैंने ये पक्का सोच लिया अब कि आखिरी बैच होगी तो मैं यूट्यूब के पढ़ाऊँगा, इसके बाद मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा नहीं, क्योंकि जनता की सोच ही अलग हो गई। कोर्स लो और उससे ही पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ना चाहते नहीं है। अब जब पढ़ना नहीं चाहते तो आप क्यों पढ़ाओगे भाई किसी को। इसलिए ये कंडीशन क्रिएट हुई है और कंडीशन के जिम्मेदार तो आप सभी हैं, चाहे वो XYZ किसी को मान लो आप, चाहे आप मानो और चाहे आपके साथी मानो, लेकिन ये है कंडीशन ऐसी। तो चलिए कोई नहीं, हमें तो अपना काम करना है, हम टीचर हैं, पढ़ाएंगे, ये हमारा धर्म है। और कर्म करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कार्य है, उससे जीता है, उसके भरोसे जीवन जीता जाता है। तो वही है, हमें तो पढ़ाना है, पढ़ाएंगे, लेकिन आपको पढ़ना है, आप अपने कर्म को करिए, नहीं तो आप बहुत बड़ी बुरी तरह से पछताओगे। ये बहुत ज़रूरी है कि आप कंटिन्यूसली पढ़ें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।